तो हेलो एवरीवन, आज मैं एक बार फिर से आपके सामने। तो ये दूसरा वीडियो है हमारा। पहले वीडियो में हमने बात की थी सिंपल इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, और अभी हम ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन पे नहीं आए थे, हम इकोलॉजिकल हायरार्की की बात करने वाले थे। तो जितनी भी रिलेटेड जो चीज़ें मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो चीज़ें मैं लास्ट में कहूँगा, ठीक। और आगे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इकोलॉजिकल हायरार्की में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल से लेके सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज़्म। तो हम ये नहीं जानते कि ऑर्गेनिज़म्स के बाद क्या आता है, और ये भी नहीं जानते कि सेल के पहले क्या आता है। तो वहीं एक स्मॉलर लेवल से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो अगर आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में फिज़िकल केमिस्ट्री के अंतर्गत फिज़िकल केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है हमारा 11th में, तो वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखाया जाता है, या फिर हम बहुत पहले से ही सीखते आ रहे हैं कि एटम जो होता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है। तो हम ले सकते हैं कि इकोलॉजिकल हायरार्की या किसी भी इंसान की अगर सेल की सबसे छोटी यूनिट हमें लेनी है तो वो भी एक एटम ही होगा। एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड्स मिलके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही हम सेल ऑर्गेनल्स कह देते हैं। वैसे तो ये डिपेंड करता है कि वो कंपाउंड कौन सी चीज़ बनाने जा रहा है, लेकिन क्योंकि हम सेल की बात कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो सेल बनाने जा रहा है। सेल आगे जाके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू आगे जाके ऑर्गन, ऑर्गन और आगे जाके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज़म बनेगा। और ऑर्गेनिज़म के बाद क्या होगा? सबसे पहले ऑर्गेनिज़म पे एक चेक पॉइंट है। ऑर्गेनिज़म पे हमें समझना है कि आखिर ऑर्गेनिज़म होता क्या है। ऑर्गेनिज़म को सबसे बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी कहा जाता है। वो ऑर्गेनिज़म कुछ भी हो सकता है। ऑर्गेनिज़म भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। 1 मिनट। ऑर्गेनिज़म को हम द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। क्यों हम द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी कहते हैं? क्योंकि हम ऑर्गेनिज़म को बांट सकते हैं अलग अलग वेराइटीज़ पे। जैसे कि हम उसे बांट सकते हैं, वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, वो माइक्रोब भी हो सकता है, वो सारे ऑर्गेनिज़म हैं। ओके, तो ऑर्गेनिज़म को ही हम बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी कहा जाता है। हम कहाँ से अपनी इकोलॉजी की स्टडी को स्टार्ट करेंगे वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सी स्मॉलेस्ट यूनिट ली है। इसीलिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी को ही ऑर्गेनिज़म कहा जाता है, या इसे लिविंग यूनिट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज़म। अब यहाँ पे स्पीशीज़ की बात है। हमने द लिविंग वर्ल्ड में भी, हमने द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था स्पीशीज़ के बारे में। स्पीशीज़ जो होती हैं वो आपस में इंटरब्रीड करती हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करती हैं, और यही बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ जो है वो अर्नेस्ट मेयर द्वारा प्रपोज जो था वो भी इसी बात की ओर इशारा करता है। वो भी इसी बात की ओर इशारा करता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन में हम डिफरेंट स्पीशीज़ को नहीं डाल सकते। हम कहेंगे कि सेम टाइप ऑफ स्पीशी अगर है, अगर हमें कहीं पे भी सेम टाइप ऑफ स्पीशी मिल रही है तो हम कहेंगे कि या दिस इज़ द थिंग दैट आई वाज सर्चिंग फॉर, अ पॉपुलेशन टू बी फॉर्म्ड। अगर हम एक ऑर्गेनिज़म को ए से दर्शाते हैं और एक पॉपुलेशन में हम कह रहे हैं कि अगर 500 लोग होने चाहिए तो 500 ए, एक ऑर्गेनिज़म की स्पीशी को हमने ए दिखाया है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। कम्युनिटी को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि कम्युनिटी ABC। जैसे एक सिंपल एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने पिछले वाला एग्ज़ाम्पल लिया। अगर मैं बोलो कि एक स्पीशी ए है, दूसरी स्पीशी बी है, तीसरी स्पीशी सी है, चौथी स्पीशी 1 ले लो, पाँचवीं 2 ले लो, छठवीं 3 ले लो, उसके बाद XYZ कुछ भी ले लो, ठीक।
तो मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ बनाओ, अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ को रखो एक जगह, तो उसकी पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़, ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ हमने ली, तो वो एक कम्युनिटी बनाती है। एक्चुअली में अगर मैं बोलना चाहूँ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशंस जो है वो कम्युनिटी बनाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म के ही कॉम्बिनेशन से कम्युनिटी बनती है। इकोसिस्टम को तो हम, उसके बाद आता है ऑफ कोर्स, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम आता है। इकोसिस्टम को हम बायोटिक और एबायोटिक में बांट देते हैं। इकोसिस्टम के बाद जो चीज़ आती है वो होती है लैंडस्केप। अब लैंडस्केप क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि इकोसिस्टम एक्चुअली में क्या होता है। इकोसिस्टम को हमने बांट तो दिया बायोटिक और एबायोटिक में, लेकिन एक्चुअली है क्या। हाँ, बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं हम, बायोटिक में जो है प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, माइक्रोबियल कम्युनिटी होगी, ठीक। उसके बाद हम समझें अगर कि अगर एक बायोटिक और एक एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, या एक बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो हम उसे इकोसिस्टम तो कहेंगे। एक्चुअली में इकोसिस्टम अगर बायोटिक और एबायोटिक में हो तो ही हमारे सिलेबस में पढ़ना है, वही हमारे सिलेबस में है। बायोटिक और बायोटिक के बीच में हम आगे जाके देखेंगे, जब हम ऑफ कोर्स पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में देखेंगे। तो अगर एक बायोटिक और एक एबायोटिक के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो हम उसे इकोसिस्टम कहते हैं। अगर सभी के सभी बायोटिक और सभी के सभी एबायोटिक के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो हम उसे परमानेंट इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ एक पॉन्ड इकोसिस्टम का, तो हम जानते हैं एक पॉन्ड के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। अगर आप देखो तो आपके स्क्रीन पे कहीं पे भी पॉन्ड नहीं है, ओके। यहाँ पे बादल है, यहाँ पे पवन चक्की है, यहाँ पे साइकिल है, लेकिन यहाँ पे कोई पॉन्ड नहीं है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम अगर मुझे बताना हो, पॉन्ड होता तो अच्छा होता ना। अगली बार से ये ऑडियो बुक है, क्योंकि मुझे ऑडियो बुक ही बनानी थी, तो इसीलिए मैंने इंक्लूड ज़्यादा कुछ नहीं किया। और छोटे छोटे वीडियो बनाने के पीछे मेरा वो है, मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, मेनली 20 मिनट्स के आगे मैं नहीं जा पा रहा हूँ। क्योंकि देखो क्लासरूम का माहौल ऐसा होता है ना कि क्लासरूम में टीचर जो है वो थोड़ा सा हंसी मजाक भी करता है तो भी आपको अच्छा लगता है, आपको इंटरेस्ट और आता है, वरना आप पढ़ते पढ़ते बोर हो सकते हो, ओके। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने आप को मोटिवेटेड रखिए ताकि आप इन वीडियोस के थ्रू जा सकें। हर एक दिन में कोशिश करिए कि 2 से 3 वीडियोस आप देख लो, क्योंकि मैं हर एक दिन कोशिश करता हूँ कि मैं 4 से 5 वीडियोस बनाऊँ, तो आपको 2 से 3 वीडियोस तो रोज़ देखने ही होंगे। मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो पूरी इकोसिस्टम है उसकी रिवीजन आज करवा दूँ एक दिन के अंदर, तो उसके बाद आगे आप सोच सकते हैं आगे क्या करना है, ओके। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर बात करें तो पॉन्ड इकोसिस्टम में आपको प्लांट्स भी मिलेंगे। जैसे कि हम अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें या फिर द लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। प्लांट डाइवर्सिटी में भी हमने पढ़ा कि अलग अलग टाइप के एल्गीज, केल्प्स होते हैं जो कि पानी में होते हैं। मेनली सारे एल्गीज जो हैं वो पानी में पाए जाते हैं। जितने भी तरह के फंजाई होते हैं वो सभी कुछ कुछ पानी में पाए जाते हैं, कुछ शेडेड लोकेलिटीज़ में पाए जाते हैं, कुछ मॉइस्ट लोकेलिटीज़ में पाए जाते हैं। अगर बात अलग अलग टाइप के प्लांट्स की बात करूँ तो अलग अलग जगहों पर वो मिलते हैं। मोस्टली मराइन प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। तो एल्गीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं। एल्गीज़ जो है मेनली वाटर में ही रहते हैं, वाटर में ही वो सर्वाइव करते हैं। साइनोबैक्टीरिया का केस ले लूँ तो वो भी पानी में ही रहता है, भले ही से वो मोनेरा के अंदर आता है। पहले उसे लिया जाता था, ऑफ कोर्स पहले उसे माना जाता था कि वो एल्गी है, इसीलिए उसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है, सॉरी। तो उसके बाद एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स कौन कौन से, जैसे कि पॉन्ड में मछलियाँ भी मिलती हैं, ओके। और पॉन्ड में आपको अलग अलग तरीके के कीड़े भी मिलेंगे जिन पे मछलियाँ फीड करती हैं, ओके। और उसके बाद ऑफ कोर्स माइक्रोब्स हमने देखा था, प्रोटिस्ट, मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट वर क्या कहते हैं,
मैरीन या फ्रेश एक्वाटिक कह सकते हैं, एक्वाटिक होते हैं। जैसे कि हमने, अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूं, तो प्रोटिस्टा में हमने 5 जातियाँ पढ़ी थी: क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स। मेनली अगर प्रोटोजोअन्स की बात करूँ तो प्रोटोजोअन्स में 4 कैटेगरीज थी। कौन कौन सी, एक बार जस्ट रिकॉल मैं करवा रहा हूँ आपको। अमीबॉइड, उसके बाद अमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजेलेटेड, स्पोरोजोअन्स। ओके, सारे के सारे जो हैं वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल के किसी न किसी स्टेज पे पानी पे ज़रूर निर्भर करते हैं। भले ही वो स्लाइम मोल्ड लो। यूग्लिनॉइड्स तो पूरी तरीके से पानी में ही रहते हैं, हाँ, टेरेस्ट्रियल रीजन पर भी पाए जाते हैं। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स भी पानी के अंदर ही रहते हैं और फ्लैजेला के थ्रू मूव करते हैं। अगर बात करूँ, ऑफ कोर्स यूग्लिनॉइड्स के बाद भी फ्लैजेला होता है। ओके, तो इस तरीके से जितने भी प्रोटिस्ट हैं वही जितने भी, या फिर बैक्टीरियाज़ की बात करूँ तो बैक्टीरियाज़ भी बहुत सारे, बैक्टीरियाज़ तो क्या कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में कितनी चीज़ें मिल रही हैं, प्लांट भी, एनिमल भी, माइक्रोब्स भी। अगर बायोटिक और एबायोटिक में बांटें तो पॉन्ड में आपको लाइट भी मिलेगी, आपको पॉन्ड में टेम्परेचर की वेरिएंस भी मिलेगी। वाटर तो है ही, सॉइल भी है, और एयर तो कह नहीं सकते, क्योंकि वाटर एक मीडियम के अंदर दूसरा मीडियम कैसे फिट होगा। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉन्ड इकोसिस्टम। अगर ग्रास इकोसिस्टम की बात करूं तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहा जाता है एक्चुअली उसको। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे पूरी तरीके से घास के मैदान है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, या फिर अमेरिका की बात करूं, तो बहुत सारे ऐसे, एक्चुअली उन्हें घास के मैदान ही कहा जाता है। तो पूरी तरह से जहाँ का वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। ओके, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। आगे चलते हैं, लैंडस्केप की बात करते हैं। लेकिन लैंडस्केप जानने से पहले ही आपको, अगर आप एक टॉपिक जान लो तो आपको अच्छा होगा। इकोसिस्टम से ही रिलेटेड है, इकोटोन जिसे कहा जाता है। जैसे कि मान लो जैसे कि मैंने 2 एग्जांपल लिए, मैंने ग्रासलैंड इकोसिस्टम लिया, मैंने पॉन्ड इकोसिस्टम लिया। तो जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ पॉन्ड इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम जहाँ पे मिल रहे हैं, उसके बीच का जो ओवरलैपिंग एरिया है उसी को हम उसी द सेम थिंग वी कॉल एज इकोटोन। मतलब अगर 2 नियर बाई इकोसिस्टम अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो उसी को हम इकोटोन कहते हैं। दिस वाज द ऑल दैट आई वांट यू टू नो। ओके, हम सभी जानते हैं, हम इकोसिस्टम में आने वाले इकोसिस्टम में भी पढ़ेंगे कि एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, और प्लांट जो हैं वो एबायोटिक फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। मेनली फाइटोप्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन्स खा जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, ये सब बातें जो हैं वो हम देखेंगे। एक्चुअली में जू प्लैंक्टन्स वो होते हैं ना, प्लैंक्टन का मतलब ही होता है मूव करना। जू प्लैंक्टन्स जो मेनली मूव करते हैं, और एक्चुअली फाइटोप्लैंक्टन्स कहने का कोई मतलब नहीं है, सीधे कह सकते हैं जू प्लैंक्टन्स प्लांट खाते हैं। ओके, क्योंकि प्लांट तो मूव करते नहीं हैं। ओके, अब बात करते हैं लैंडस्केप की। अगर डेफिनेशन देनी हो मुझे एक लाइन में, तो अगर किसी नेचुरल बाउंड्री से बहुत सारे इकोसिस्टम घिरे हुए हैं तो उसे ही हम लैंडस्केप कहते हैं। जैसे कि एक जंगल है जिसके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। ओके, उसके जंगल के बीचों बीच एक पॉन्ड है, और घास का मैदान भी है कुछ दूरी पर, मतलब कुछ खुला इलाका है, वहाँ पे घास भी है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे सब कुछ है। जैसे कि एक नेचुरल बाउंड्री यानी कि पहाड़ है, पहाड़ के बीच में फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी है, पॉन्ड इकोसिस्टम भी है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी है, मार्शी एरियाज़ भी हमें मिल सकते हैं उसी के बीच में। तो ये कह सकते हैं। बायोम की बात करते हैं, अब आगे चलते हैं। बायोम, आज मैं आपको बायोम एक्सप्लेन कर दूंगा, बायोस्फीयर एक्सप्लेन कर दूंगा, और ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बाद ये लेक्चर हम ओवर करेंगे। मेनली ये लेक्चर जो है वो अब ज़्यादा नहीं, 2 मिनट का और चलने वाला है। बायोम, जब भी बहुत बड़े हम इकोसिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो उसे हम बायोम कहते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा ओशियन है, जैसे इंडियन ओशियन बहुत बड़ा है तो हम उसे एक बायोम कह सकते हैं। जैसे कि एक डेज़र्ट, सहारा डेज़र्ट बहुत बड़ा है तो हम उसे डेज़र्ट बायोम कह सकते हैं।
एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो वो बहुत बड़ा है, तो हम उसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बायोम कह सकते हैं। उसके बाद बायोस्फीयर की बात करते हैं। बायोस्फीयर में पूरी दुनिया की जो स्फीयर्स हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोस्फीयर। Hydrosphere means that I am only talking about the water related things. Okay, all the water related things come under hydrosphere. If I am talking about atmosphere, we are very familiar with this word atmosphere, because we know what is it. Okay, so we know all about our atmosphere. It contains all the gases like nitrogen, oxygen, fluorine, neon, or the inert gases also. So the next is lithosphere. Lithosphere is the all inorganic substances that are located in it. Okay, that was all. उसके बाद हम बात करते हैं इकोलॉजी की। हमने बहुत सारी डेफिनेशंस दी। इकोलॉजी की हमने बहुत सारी डेफिनेशंस दी, हमने अलग अलग लोगों से उन्हें कंपेयर किया। बहुत सारे लोगों से हमने उन्हें कंपेयर किया। ओके, तो इकोसिस्टम को हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम की स्टडी है ना, उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी की। ब्रांच कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेस होती हैं इकोलॉजी की? ओके, उसकी बात करते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी में हम कह सकते हैं कि दो तरीके की ब्रांचेस होती हैं इकोलॉजी की। एक होती है ऑटो इकोलॉजी, या एक होती है सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी को फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी भी कहा जाता है। जब हम किसी चीज़ का, किसी एबायोटिक फैक्टर का, या किसी एक ऐसे चीज़ का, ओके, किसी एक एबायोटिक फैक्टर का अगर हम बायोटिक के साथ रिलेशन देख रहे हैं, या किसी बायोटिक का बायोटिक के साथ रिलेशन देख रहे हैं, जैसे कि मान लो शेर की प्रजातियाँ हैं और उसका ख़त्म हो जाना किसी एक ह्यूमन पर क्या प्रभाव डालता है, उसी को हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। शेरों का ख़त्म हो जाना पूरी जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारी पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, उसको किस तरह से अफेक्ट करेगा, ये देखना सिन इकोलॉजी है। तो जब कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर एक सिंगल इंडिविजुअल को प्रभाव करता है, उसकी स्टडी को हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट, अगर किसी व्यक्ति को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आँखों में मोतियाबिंद हो गया, ओके, या फिर जिसे हम वाइट स्पॉट कहते हैं, ओके, तो अगर वो हो गया, तो वो अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन दैट स्पेसिफिक ह्यूमन, उसे ही हम ऑटो इकोलॉजी कहेंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सिन इकोलॉजी किसे कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी ह्यूमन बीइंग पर, पूरी की पूरी ह्यूमन बीइंग पर जो ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट है, क्या हो रहा है, ठीक, स्किन कैंसर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं सिन इकोलॉजी। मतलब अगर ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ पर, ओके, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ या कंप्लीट कम्युनिटी कह सकते हैं, जैसे कि एक एनिमल कम्युनिटी पे हमने देख लिया, एक प्लांट कम्युनिटी पे देख लिया, तो इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म सीधे हम कह सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिन इकोलॉजी। ओके, सो दिस वाज ऑल। ओके, जैसे कि मैंने पहले बोला था मैं ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी तक पढ़ाऊँगा, तो दिस वाज ऑल फ्रॉम मी, ओके, फॉर दिस। एंड ऑफ कोर्स अगली बार मिलेंगे, ज़्यादा नहीं, आज ही एक नया वीडियो डालूँगा, और या फिर कल भी हो सकती है। और आपको सपोर्ट करते रहना है। पहले वीडियो में मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है। आपको सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले, क्योंकि मैं लगातार वीडियोस डालूँगा, ओके, तो आपको वीडियोस मिलनी चाहिए। और शेयर करें, क्योंकि ऑडियो बुक्स की बहुत ज़रूरत है। ऑडियो बुक नाम की कोई सीरीज़ अभी तक नीट प्रेप पे नहीं बनी है, तो प्लीज़ इसको शेयर करें। और थैंक यू, थैंक यू। और हाँ, एक बात और, ये जो वीडियो है वो लगभग 20 मिनट की हो गई है। पिछली वाली वीडियो भी 20 मिनट की थी, और आगे जो वीडियोज़ आएंगी उसको भी मैं ट्राई करूँगा कि वो 20 मिनट की हो, तो इससे आपकी जो
जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहनी चाहिए। जिस तरह से मैं सीक्वेंस में वीडियोस डाल रहा हूँ, उसी तरह आपको भी सीक्वेंस में वीडियोस डालने, मतलब आपको नहीं डालने चाहिए, मतलब आपको सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। अगर आप सीक्वेंस में पढ़ोगे तो दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दिस। डिसिप्लिन्ड रहिए और फोड़ते